ये लव और कुसू ये दो बेटे लाहौर थे। कसूर और ये दो बेटे थे रामचंद्र के। इनके नाम पे ये लाहौर बना है और इन्हीं के नाम पे ये जो है ना कसूर बना। कल नेपाल के वजीर आजम ने ये फरमाया कि राम की जो जन्म भूमि है वो अयोध्या नहीं नेपाल के अंदर है। इसके अंदर भारत के अंदर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है जो अयोध्या को राम की जन्म भूमि कहते हैं, और इस हवाले से तो फिर मुसलमानों का क्लेम तो फिर 100% दुरुस्त हो गया ना। और ये साहब देखें, ये बड़ी मजेदार कहानी है। इसके साथ एक मैं आपको अपनी पाकिस्तानियों की भी कहानी सुनाता हूँ। केपी ओली है, आज उसका बयान आया है कि ये प्राइम मिनिस्टर है उसका नेपाल का। इसने कहा जी कि जो राम है ना, इसकी जो जन्मभूमि है ये पैदा हमारे जगह वहां हुआ था, तो इसलिए तो हम हमारा इलाका है ना, राम हमारा। अब देखें, एक तवील अरसे तक इंडिया का जो मजहब है ना वो सेकुलर हिंदू मजहब नहीं रहा। इंडिया के सरकारी मजहब जो है वहां सेकुलर है, सरकारी जो उसकी पहचान है। जबकि नेपाल तो सदियों से एक हिंदू मजहब के समाज का रहा है और उसका सरकारी मजहब भी हिंदू था। कपिलवस्तु नेपाल के नजदीक, हिंदू राजा वहां से भाग के निकले, वो जो क्या नाम था उसका, शहजादा जो था गौतम बुद्ध बना, सिद्धार्थ, तो वो भाग के निकला तो दुनिया की परेशानी देखी चला गया। आप देखें सांची का जो इलाका है वो भी सारा उसी नेपाल के बॉर्डर के ऊपर आता है। सारनाथ अगर आप जाएं बनारस से ऊपर तो वो उससे थोड़े सा आगे जाए तो नेपाल का रास्ता निकल आता है। और सारनाथ में वो बहुत बड़ा टेम्पल मैंने देखा जो उसने बनाया था, जब वहां पर आकर उसने तकरीर की है पहली बुद्ध ने आके, जब उसको ज्ञान मिला। इसलिए वो कहते हैं कि ये तो पतालिया पुत्रा जो है, जहां से सारी हुकूमत मगध की हुकूमत बनी है, जहां से सारे चंद्रगुप्त मौर्य और ये सारे थे, ये पूरा नेपाल के कोने की चीजें बनती हैं। ये बाकी तो बाद में आ गया, एक्सेप्ट सिर्फ एक गंगा का छोटा सा इलाका है। ये लव और कुसू ये दो बेटे थे, कसूर और ये दो बेटे थे रामचंद्र के। इनके नाम पे ये लाहौर बना है और इन्हीं के नाम पे ये जो है ना कसूर बना है। तो जर्मनी वाला लाहौर किसने बनाया था? वो जो काबल के पास लाहौर के थे, राम पूरे दुनिया में घूमता रहा, ठीक। तो सीता बचाने के लिए ज्यादा रावण उसके साथ रावण के देश श्रीलंका गया था ज्यादा, तारीख ये कहती है, तारीख भी उन्हीं की जो वेदों की। अब मसला सारा ये है कि इन्होंने, मैं जब डीजी आर्कियोलॉजी था, LK अडवाणी साहब तशरीफ ला रहे थे, बीजेपी के उस वक्त लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन था और वो कटास राज पे काम करना था। तो इन्होंने यहाँ के जो सेकुलर्स थे, हमारे मुशर्रफ के जमाने में बड़ा शोर था उनका, तो इन्होंने कहा कि जी हमारे पास एक एविडेंस है कि आलमगीरी दरवाजा जो है ना लाहौर फोर्ट का, उसके अंदर मुख्तलिफ खाने हैं, उसके एक खाने में लव का मंदिर है। अच्छा, लव का मंदिर है, तो वो मंदिर का हम इफ्तिताह करवाएंगे उससे, अडवाणी से और साथ वो कटासराज भी जाएगा और सारा कुछ। इस सूरत हाल में उन्होंने उसको सरासर, वो छोटा सा इतना सा मंदिर है, इस मेज से ज्यादा तो बड़ा, उसके अंदर एक शिवलिंग रखा जाए, उसमें तो नहीं था लेकिन शिवलिंग कहते हैं होता था कभी उसका, और उसके ऊपर वो उन्होंने एक गुंबद मुसलमानों की तरफ का बना हुआ था। मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा देखें बात सुने, मैं इस कहानी को बिलीव नहीं करता। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये कहता है कि लाहौर जो है ये दाता साहब के आते के वक्त ये शहर नहीं था, एक छोटा सा गांव था। इसलिए एक दाता साहब ने कहा है कि लाहौर यकीयत मुजाफात मुल्तान अस्त, कि लाहौर मुजाफात का एक मुल्तान है, मुल्तान का एक मुजाफात है। अब इसके अलावा यहां से अलेक्जेंडर गुजरा है, सिकंदर आजम, उसको लाहौर नजर नहीं आया। वो सियालकोट का जिक्र करता है, वो भेरे का जिक्र करता है, आगे फाहीन आया चाइना का सफीर, बड़ा मशहूर सफरनामा है, उसको भी लाहौर नजर नहीं आया। आपको गायब तो नहीं है, मुसलमानी टोपी थी। तो मैंने कहा तो मेरा एक बेसिक थीसिस है कि लाहौर इज अ बॉर्न मुस्लिम सिटी। इसको आके महमूद गजनवी के जर्नैल जो था, उसका मलक जो का नाम अयास, न वो गजनवी में तरफ रही, न वो खम्मत अयाज ने, जिसका मजार रंगमल में है, उसने महमूद अयाज, उसने वो आबाद किया था। और हमारी एक्सक्वेशन भी यही कहते हैं, एंड ये अड़ गए हम उसके साथ। अडवाणी ने एक टीम भेजी वहां पर तहकीक के लिए कि ये मुझे कहा गया है पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के सेकुलर जो अपने आप को हिंदुओं से एसोसिएट करते थे, तो आप बताएं। वो मेरे पास टीम आई, टीम को मैंने वो मंदिर भी दिखाया, आप बाकी चीजें, मैंने कहा ये आपका है। तो आके उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया। मैंने कहा जी देखो बात सुनो, आप इफ्तिताह करा लें, मुझे क्या है, मंदिर है, आप कर लें, समझते हैं जो लोग कहते हैं, लेकिन एक बात तय कर लें कि फिर अयोध्या पे क्लेम खत्म हो जाएगा। अच्छा आप देखें, अच्छा खत्म जाहिर बात है,
या इधर पैदा होगा या उधर पैदा होगा। ये तो होता कि राम की अम्मा जो थी उसने आधा राम यहां पैदा किया था, आधा राम वहां पैदा, वहीं पैदा हुआ था। चले गए। उसके बाद अडवाणी आया। अडवाणी को लेके मैं उसको विजिट करा के शीश महल सारा करते 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 वापसी पे उसने हजूरी बाग में गाड़ी में बैठना था। इकबाल के मजार पर तो जाना नहीं था उसने। तो जैसे ही वो आलमगीरी गेट पे आया तो यहाँ के 4 लोग, मैंने नाम नहीं लूंगा, उनको बेचारे शरीफ लोग हैं, ऐसे लोग, उन्होंने कहा जी जरा मंदिर उन्होंने कहा जी नहीं, उन्होंने कहा जी ये मंदिर है, लव का मंदिर है, तो ये इफ्ताह कर आप करें उसके ऊपर ना उसकी तरफ सर उसको भी देख लें। इफ्ताह का नाम नहीं, इफ्ताह शेड्यूल में शामिल नहीं किया था, उन्होंने मना कर दिया था। आप सोचे कि अडवाणी वहां से ऐसे भागा है, तेज रफ्तार बूढ़ा आदमी, कि कहीं उसकी तस्वीर इस मंदिर के साथ ना आ जाए, वरना इंडिया में एक शोर मचेगा कि असल मंदिर ये है और ये अयोध्या पे इसमें शोर मचाएगा। एक ये। दूसरा ये था कि 2007 में उससे तकरीबन 4-5 महीने के बाद 2007 जनवरी में मैं इंडिया गया था और मैं आर्कियोलॉजी के उन 45 जितने भी लोग थे जिन्होंने तहकीक की थी राम के जन्मभूमि की, उनमें से 3-4 को मिला था। तो वो तुमने 3 मुसलमान थे, बाकी 30-35 जो थे वो हिंदू थे। और उनकी रिपोर्ट उन्होंने मुझे उस वक्त शेयर की थी कि हमने पूरी जमीन की जहां पानी निकलता है वहां तक हमने तहकीक की है। तो उस मंदिर के नीचे, बाबरी मस्जिद के नीचे, ना हमें किसी बुत का कोई इशारा मिला, न टूटी हुई नाक तक नहीं मिली है। बाकी तो किसी और चीज है कि क्योंकि नॉर्मली होता यह था कि दुनिया में जहां कहीं भी बुतों को तोड़ा जाता था, दुनिया में कहीं किसी दूसरे तो नाक तोड़ी जाती थी, तो नाक का टूटा हुआ हिस्सा भी नहीं मिला कि बुत गिरा दिया टूटा। तो इसका मतलब यहाँ कोई तो एक तो जो वो कंट्रोवर्सी जो है ना वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वो एक दाम तोड़ गई हुई थी। यहां भी इसी तरह उन्होंने जब जो कंट्रोवर्सी छेड़ी है, अब ये कंट्रोवर्सी क्यों छेड़ी, ये बड़ी मजेदार चीज। इस वक्त दुनिया के अखबारों में एक बड़ा मजेदार इशू जो है वो चल रहा है और वो है इंडो पैसिफिक रीजन की डेवलपमेंट। अब उस्मान साहब, अक़वाम मुत्तहिदा का एक दफ्तर जो है बैंकॉक में है, उसको कहते हैं एसकैफ रीजन। इस एसकैफ रीजन जो है इसके अंदर एशिया पैसिफिक एरिया कहा जाता है, जिसके अंदर एशिया का इलाका भी है और पैसिफिक का। जानबूझ के कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए इन्होंने ये रीजन बनाया था कि ये जो है इसमें से पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये मुल्क आउट हो जाएंगे और उसके अंदर हम 3-4 मुल्कों को शामिल करेंगे। इसके अंदर ये जो इस वक्त अखबारें देख रहा था कि द वर्ल्ड इज इन फ्लक्स, global geopolitical trends that existed before the onset of the coronavirus will only intensify its weight and the US-China competition, उसके ऊपर उसने कहा कि ये इस सूरत हाल को उन्होंने बिल्ड कर रहे हैं। वो कहते ये हैं कि ये इंडिया जो है इसका बहरे हिंद के ऊपर कंट्रोल अकेले का नहीं बल्कि जापान से लेके इंडिया तक ये पैसिफिक के एक रीजन होगा, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। और जापान के बारे में उन्होंने कहा है कि जापान और इंडिया अगर मिल जाए तो जापान की ताकत इस हद तक है कि जापानी, आपको पता है, बर्मा तक पहुंच गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्मा तक जापान की फौजें पहुंची और पूरा चाइना तो उन्होंने ऐसे रौंद के रख दिया था। और इतने जालिम थे जापानी कि वो जेलें नहीं बनाते थे, चाइनीज को दरख्त के साथ लटकाते थे, उनके एक हाथ में सुराख होते थे, एक हाथ में पांव में सुराख और आगे चल पड़ते थे और हजारों चाइनी जो है वो लटकते लटकते मर जाते थे। या ये करते थे कि चाइना में बांस के दरख्त बहुत होते हैं, तो बांस के दरख्त को काट देते थे और उसके ऊपर एक आदमी को रख के और उसकी तार, उसकी रस्सियां बांध देते थे। बांस का दरख्त रात 1 फुट निकलता है पूरी रात के अंदर, और पूरा बांस का दरख्त था वो बड़ा होता था, वही चाइनीज मरते। इतने जालिम थे जापानीज, आज भी उनकी कहानियां। तो वो कहते हैं ये both need to be cooperate militarily in economic matter and try to entice Australia and get a stronger US support। इसके बुनियाद पे हम कहेंगे कि हम दोनों मुल्क जो हैं, इंडिया और जापान जो हैं, दोनों जो हैं मिलकर इसको चाइना को कंटेन करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को, यूएस को। यूएस ने अपने फोर्सेस सारी। चले जी, मेरा ख्याल ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इशू को जारी रखते हैं। नाज़रीन, ब्रेक है, उसके बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। उनमें से 3-4 को मिला था, तो वो तुमने 3 मुसलमान थे, बाकी 30-35 जो थे वो हिंदू थे। और उनकी रिपोर्ट उन्होंने मुझे उस वक्त शेयर की थी कि हमने पूरी जमीन की जहां पानी निकलता है वहां तक हमने तहकीक की है। तो उस मंदिर के नीचे, बाबरी मस्जिद के नीचे, ना हमें किसी बुत का कोई इशारा मिला, न टूटी हुई नाक तक नहीं मिली है। बाकी तो किसी और चीज है कि क्योंकि नॉर्मली होता यह था
کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی بتوں کو توڑا جاتا تھا، دنیا میں کہیں کسی سے تو ناک توڑی جاتی تھی، تو ناک کا ٹوٹا ہوا حصہ بھی نہیں ملا کہ بت گرا دیا ٹوٹا، تو اس کا مطلب یہاں کوئی تو ایک تو جو وہ کنٹروورسی جو ہے نا وہ بالکل مکمل طور پر وہ ایک دم توڑ گئی ہوئی تھی. یہاں بھی اسی طرح انہوں نے جب جو کنٹروورسی چھیڑی ہے، اب یہ کنٹروورسی کیوں چھیڑی؟ یہ بڑی مزدار چیز. اس وقت دنیا کے اخباروں میں ایک بڑا مزدار ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ ہے انڈو پیسیفک ریجن کی ڈیولپمنٹ. اب عثمان صاحب، اقوام متحدہ کا ایک دفتر جو ہے بینکاک میں ہے، اس کو کہتے ہیں ایسکیف ریجن. اس ایسکیف ریجن جو ہے اس کے اندر ایشیا پیسیفک ایریا کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر ایشیا کا علاقہ بھی ہے اور پیسیفک کا. جان بوجھ کے کنٹینمنٹ آف چائنا کے لیے انہوں نے یہ ریجن بنایا تھا کہ یہ جو ہے اس میں سے پاکستان، افغانستان یہ ملک آؤٹ ہو جائیں گے اور اس کے اندر ہم 3-4 ملکوں کو شامل کریں گے. اس کے اندر یہ جو اس وقت اخباریں دیکھ رہا تھا کہ the world is in flux, global geopolitical trends that existed before the onset of the coronavirus will only intensify its weight and the US-China competition. اس کے اوپر اس نے کہا کہ یہ اس صورتحال کو انہوں نے بلڈ کر رہے ہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ انڈیا جو ہے اس کا بحر ہند کے اوپر کنٹرول اکیلے کا نہیں، بلکہ جاپان سے لے کے انڈیا تک یہ پیسیفک کے ایک ریجن ہوگا، اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے. اور جاپان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جاپان اور انڈیا اگر مل جائے تو جاپان کی طاقت اس حد تک ہے کہ جاپانی آپ کو پتا ہے برما تک پہنچ گئے تھے. سیکنڈ ورلڈ وار میں برما تک جاپان کی فوجیں پہنچی اور پورا چائنا تو انہوں نے ایسے روند کے رکھ دیا تھا. اور اتنے ظالم تھے جاپانی کہ وہ جیلیں نہیں بناتے تھے، چائنیز کو درخت کے ساتھ لٹکاتے تھے، ان کے ایک ہاتھ میں سوراخ ہوتے تھے، ایک ہاتھ میں پاؤں میں سوراخ، اور آگے چل پڑتے تھے، اور ہزاروں چائنی جو ہے وہ لٹکتے لٹکتے مر جاتے تھے. یا یہ کرتے تھے کہ چائنا میں بانس کے درخت بہت ہوتے ہیں، تو بانس کے درخت کو کاٹ دیتے تھے اور اس کے اوپر ایک آدمی کو رکھ کے اور اس کی رسیاں باندھ دیتے تھے. بانس کا درخت رات 1 فٹ نکلتا ہے پوری رات کے اندر، اور پورا بانس کا درخت جو تھا وہ بڑا ہوتا تھا، وہیں چائنیز مرتے. اتنے ظالم تھے جاپنیز، آج بھی ان کی کہانیاں. تو وہ کہتے ہیں یہ both need to be cooperate militarily in economic matter and try to entice Australia and get a stronger US support. کہ اس کے بنیاد پہ ہم کہیں گے کہ ہم دونوں ملک جو ہیں، انڈیا اور جاپان جو ہیں، دونوں جو ہیں مل کے اس کو چائنا کو مینٹین کریں گے، آسٹریلیا کو US کو